नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उथल पुथल वाला, बहुत ही दुख वाला, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूं जानबूझ के, दुख वाला, बहुत उतार चढ़ाव वाला। और मतलब आप ये कहिए कि ये हफ्ता तो फिर भी सही था। हम एक हफ्ते के गैप के बाद मिल रहे हैं। ये हफ्ता वो हफ्ता था जब 5 में से 4 दिन हम हरे निशान में बंद हुए, लेकिन आप कहेंगे ऐसे कैसे, उसके बावजूद ये हफ्ता वीकली ड्रॉप वाला था। यानी कि 4 दिन आप मजबूत थे, हरे निशान में थे, उसके बावजूद आपका पूरा हफ्ता लाल निशान में कमजोरी के साथ बंद हुआ। क्योंकि जो एक दिन की गिरावट थी ना, गुरुवार का जो दिन था, वो इतनी भारी थी। 21 महीने में आपने सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। 3% से ज़्यादा आपके सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक दिन की बात कर रहा हूँ, 3.25% सेंसेक्स निफ्टी और 3.5% के आसपास बैंक निफ्टी एक ही दिन में निकल गया। आपका 787 पॉइंट आई थिंक निफ्टी, एक ही दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे सेंसेक्स की बात करें, गलत तो नहीं देख रहे हैं। तो निफ्टी एक ही दिन में 787 अंक अगर निकले तो आप इमेजिन कीजिए फिर किस तरह का आपको आलम देखने को मिला होगा। तो पूरा जो जंग का इम्पैक्ट है ना, वो इस हफ्ते हमने आता हुआ देखा पूरी तरह से। ऐसा बीच में तो ऐसा लग गया था पहले 3 दिन में कि शायद जंग डिस्काउंटेड है, या यूँ कहें कि शायद ये वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं लेगी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि हमने बॉटम बना लिया। बॉटम इन द सेंस कि हमने जंग को बचा लिया। अब जंग यहाँ से मतलब बाजार को तंग नहीं करेगी। अब गोला बारूद मिसाइलें चलती रहेंगी दोनों देशों के बीच में, हम उससे इम्पैक्ट नहीं होंगे। लेकिन बीच में एक सिल्वर लाइनिंग थी, वो थी कच्चा तेल। कच्चा तेल जैसे ही उछला, बाजार के हालात फिर बिगड़ गए। इनफैक्ट एनर्जी क्राइसिस जो शुरू हुआ ना, एनर्जी क्राइसिस मतलब एनर्जी इंफ्रा पे जब ये सिल्वर लाइनिंग कैसे हुई? सिल्वर लाइनिंग ये कि इसी ने पूरी कहानी बदल दी। अब पॉजिटिव तो कुछ है नहीं, हाँ, तो आपका इसीलिए आपने सिल्वर लाइनिंग बोला ना। मैं यही सोच के हैरान था। मैंने कहा क्रूड ऑयल पर बात कर रहे हैं संदीप भाई, और कुछ सिल्वर लाइनिंग मतलब जिसने कहानी पलट दी। अब क्या करें मित्र साहब, अब मैं सिल्वर लाइनिंग आपको देता हूँ, पता जो है असली सिल्वर लाइनिंग है। मैं सुनता हूँ आपकी बात। पता क्या है कि लोग ना, मतलब कई सारे दर्शक हमारे हमें ना क्रिटिसाइज भी करते होंगे इस बात के लिए कि यार बाजार लाल है, पोर्टफोलियो लाल है, स्टॉक गिर रहे हैं, इनको हंसी मजाक की पड़ी है। ऐसे मूड माहौल में थोड़ा चीज़ों को ना लाइट रखना, थोड़ा मूड को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना हम भी ऐसे मुंह बना के बैठ जाएं, अरे यार मेरा पोर्टफोलियो लाल हो गया, मेरा नुकसान हो गया जी। क्या मतलब उस चीज़ का? जो है वो है, उसके साथ देखिए। अगर आप ये चीज़ नहीं देख सकते ना बाजार में, इन फेजेस को अगर आप नहीं निकालेंगे ना, तो पहली बात तो आप बाजार के लायक है ही नहीं। और दैट टू इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपके लाइफ में ये फेज बिल्कुल कई बार आएंगे और आपको उनको झेलना आना ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बाजार में ना 10 साल का पैसा शायद आपको 10 दिन में बनता हो दिखेगा। वो जो 9 साल और 355 दिन है, शायद आपको ऐसे ही बैठना होगा या इन दिनों को ही देखना होगा। बिल्कुल। तो वो 10 दिनों का इंतज़ार बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल। और देखो, हमारा जो एक सोच होती है वो ये नहीं होती कि आपको परेशान करें या आपका कुछ भी दिल दुखाएं। हमें पता है 50-70%, 30%, 50%, 70% तक कुछ शेयर गिरे हुए हैं, और उनमें आप भी किसी ना किसी शेयर में अटके ही होगे, तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लाल हो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लाल हो गए। हम भी, ऐसा नहीं कि हमारी भी इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आजकल तो क्या है ना, लाल निशान में नहीं है, और वो आजकल भी तो अच्छी क्या है ना खासी कि डीप रेड में जैसे नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में आपकी होल्डिंग्स में दिखता है ना डे का वो मतलब परसेंटेज चेंज की 1400-1500 या 2000, 5000, 10,000, ऐसे म्यूचुअल फंड में भी दिखता है। एग्जैक्टली। तो म्यूचुअल फंड में आपकी होल्डिंग जैसे वो चेंजेस दिखते हैं। हाँ, तो ये जो होता है ना, देखो, मैं और संदीप भाई 20-25 साल से एक साथ हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में एक साथ हैं। एक समय पे हम राइवल चैनल्स में काम करते थे, और इच्छा बहुत थी कि साथ में एक बार आए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आपके मन में ये आती है कि यार देखो, सामने वाला बात तो अच्छी बोल रहा है, भले ही राइवल है ना। राइवल का मतलब ये नहीं है कि दुश्मन है, राइवल है, कॉम्पिटिटर है भाई, प्रतिस्पर्धी है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि ठीक है, जब हम साथ हुए तो आज हम दोस्त हैं, मित्र हैं। चलिए, नहीं, मित्रता तो तब भी थी, मतलब ऐसा हाँ, मित्र तो कुछ भी नहीं था। जब थोड़ा सा मित्रता में बोलने में डर लगता था। हाँ, नहीं, बस यही था कि ज्यादा भाई, बातचीत नहीं हो पाती थी, समय नहीं साथ में नहीं बिता पाए, तो उस समय होता था कि भाई ठीक है, कोई बात निकल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात दूसरे चैनल में चली गलत जाए। तरीके से ना मिली जाए। वो तो ये होता था, लेकिन अब ठीक है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में है। देखो, स्टॉक मार्केट में भी आप चिल करो, अब जो हो रहा है वो होने दो। अब कुछ किसी के पास कोई ऐसा वो नहीं है तरीका, और किसी ने अगर इन्फोसिस बताया था, टीसीएस बताया था, आप ये समझ लो कि अगर आपने कोई भी लार्ज कैप भी लिया होता ना, वो भी लॉस ही दे रहा होता।
प्रॉफिट तो शायद ही कोई दे रहा होगा, शायद ही कोई स्टॉक दे रहा होगा। और अगर किसी को एक स्टॉक दे रहा होगा, केवल उसके पोर्टफोलियो में वही एक स्टॉक है, तो उससे ज़्यादा तो लकी आदमी नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भेज देना, वो अगर कोई लकी आदमी हो। मैं उसको खुला इनवाइट कर रहा हूँ वो स्टूडियो में हमारे साथ आए। एक ही स्टॉक और वो प्रॉफिटेबल है, और वो प्रॉफिटेबल माहौल है में भी। इस माहौल में। वाह, क्या पैमाना चुनाया हमने। अच्छा चलो, अब बात आती है सिल्वर लाइनिंग की। देखो, युद्ध के अब 22 दिन निकल चुके हैं। हिस्टोरिकली 22 दिन में या तो युद्ध खत्म हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो युद्ध का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, बाजार निकल जाता है जंग से। बाजार फिर जंग से निकल जाता है। जितना उसको इम्पैक्ट लेना होता है जंग का, वो 22 दिन में ले लेता है। जिसको जितना लड़ना है, जितना भिड़ना है। अब सबको पता चल गया ना, परमाणु नहीं है ईरान पर। बिल्कुल, खुद इजराइल भी बोल रहा है, खुद अमेरिका भी बोल रहा है, तो भाई आप लड़ क्यों रहे हो? तो मतलब सिचुएशन ये है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक सिल्वर लाइनिंग है मार्केट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं संदीप भाई, और कुछ? लेकिन उनके पास असला बहुत है, असला है, मिसाइलें बहुत हैं, बढ़िया ड्रोन्स है, बहुत हैं। बढ़िया है। मतलब जो हल्के में लेने की गलती की ना, हाँ, पता है इसमें ना एक्चुअली अब बातचीत चली है लाइटर नोट पे। लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ जो हुआ। मतलब अब कहेंगे जंग कैसे अच्छी हुई, लेकिन जो ट्रम्प साहब को फेस करना पड़ा ना, जो ईरान निकल के सामने आया, जो सोचा नहीं था, जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा निकल के सामने आया। और उन्होंने जो हमले किए हैं और जो उन्होंने रिटेलिएशन किया, उन्होंने जिस लेवल पे उन्होंने वापसी की या फिर बराबरी के जवाब दिए हैं ना, वो काबिल तारीफ है। मतलब 2 दिन में 3 बड़े अधिकारी आपके निकल गए, और फिर आपने जो असला बारूद अपना निकाल के इजराइल को तंग किया और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको परेशान किया। लेकिन दिक्कत यही होगी कि एनर्जी इंफ्रा जो है ना, देखिए वो टच होने लगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मुझे तो ये जंग ही समझ नहीं आती कि ये जंग नेताओं का ईगो है, क्या है, इसका क्या फ़ायदा मिला है आज तक, किसको मिला है? यूक्रेन की जंग 4 साल हो गए चलते चलते, उसको किसको क्या फ़ायदा मिला, वो भैया इवेल्युएट कर लेना, आप खुद ही कर लेना, जिसको जो समझ आता है। लेकिन मुझे तो एक चीज़ समझ आती है कि ह्यूमन लाइफ की शायद अब वैल्यू नहीं बची है। मतलब लोगों के ईगो, जो नेता, शीर्ष नेता हैं, उनके ईगो में ये ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा पिस रही है। एक आम आदमी जिसको पता भी नहीं है, उसके घर में एक मिसाइल आके गिरती है, पूरा फैमिली उड़ जाती है। ये सब कोई तरीका नहीं और है। मिसाइल नहीं भी गिर रही है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी तो दिक्कत है। हाँ, लंबी लाइनें लगी हुई हैं एलपीजी की। एलपीजी भाई और 800-900 रुपए वाला सिलेंडर, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, 3200-3600 तक बिक रहा है जाके, वो भी सर, कुछ लंबी भी बिक लाइनों रहा है, में। कुछ भी बिक रहा है। अब जिनको शादी करनी है, जिनके यहाँ शादी है, उनके यहाँ दिक्कत है। जिनको अपने रेस्टोरेंट बिजनेस चलाने हैं, होटल बिजनेस चलाने हैं, वो कैसे रन करेंगे? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई सर। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को अच्छा, एक कंपनियां बंद हो चीज, गई। एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी, मैं अभी एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, वो कह रहे ट्रक के किराए बढ़ गए। भाई ट्रक का पेट्रोल और डीजल तो बढ़ा नहीं प्राइस, तो ट्रक वालों ने किराए क्यों बढ़ा दिए? तो ट्रक में क्या प्रीमियम पेट्रोल डलता है क्या? प्रीमियम पेट्रोल भी तो अभी बढ़ा है ना। पर मैं ये वो पिछले भी एक हफ्ते से, Friday में फ्राइडे को, मतलब, और प्रीमियम पेट्रोल तो डलता नहीं है वैसे उनमें, डीजल से वो तो चलते हैं। डीजल से चलते हैं। तो मतलब आप क्यों बढ़ा रहे हो भाई? एटलीस्ट सरकार को ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी चीज बेफालतू की बढ़ रही है और कौन सी चीज चेक तो रखना हाँ, पड़ेगा। ये चेक रखना पड़ेगा सरकार को। ये मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि इस तरह की चीजें को देखे, क्योंकि ट्रकों का कॉस्ट बढ़ाना ये पूरे ओवरऑल इन्फ्लेशन चेन को बढ़ा रहा है। रिपल आपकी इफेक्ट है इसका बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, कि आपकी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, सब्जी, फल, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। एनीवेज, बैक टू द मार्केट। संदीप भाई, एफआईज की सेलिंग ज़बरदस्त। मतलब मार्च महीने में करीब करीब, अब वो मुझे लगता है मार्च की एंडिंग तक वो 1 लाख करोड़ केवल मार्च में बेच लेंगे। 81,262 करोड़ तक उन्होंने 19 मार्च तक बेच लिया। अब अगर जनवरी फरवरी को और जोड़ दूं मैं उनकी सेलिंग को, तो करीब करीब 1,30,000 करोड़ की सेलिंग वो कर चुके हैं मार्च महीने में। याद है एक बार, माफ कीजिएगा, 2026 में। एक बार आप कहते थे कि उनके पास $80 बिलियन का माल है। हाँ। 2 बिलियन डॉलर बेचते हैं, 40 महीने लगेंगे। 800 बिलियन। 800 बिलियन। तो भैया अगर 40 महीने लगने थे, $2 बिलियन का माल अगर हर महीने बेच रहे हैं, तो अब आप देखिए ना, 81,000 करोड़ तो अभी तक मार्च महीने में हो चुका है एफआईज का, मार्च महीने में ही। तो 81,000 करोड़ का मतलब ऑलमोस्ट 9 कुछ बिलियन तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा हमारे पास। 9 बिलियन डॉलर अगर इतनी इमरजेंसी आ गई है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा उनको, डेट राइट ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। पता याद है एक बार क्या हुआ, हमने ऐसे ही इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया था कि एफआईज लौटाएंगे, तो आपने कहा था कि ट्रेड डील हो जाएगी, एफआईज भी लौटाएंगे। सब कुछ हो गया, ईयू वाली एफटीए भी हो गई। नहीं, आए भी थे। मैं मान रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मैंने बाजीगर बोल के अपने आप को बचा भी लिया था किसी तरह से, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो इसमें क्लियर है ना, वो ये है कि एफआईज
सिचुएशनल है, सर्कमस्टेंशियल है, या फिर जैसा मौका पड़ेगा वैसे हैं। अब उनको इंडिया से लगाव नहीं रहा, दैट इज फॉर श्योर। मतलब इंडिया इन द सेंस कि इमर्जिंग मार्केट्स, उनको एक व्यू साफ, उसमें करेंसी का भी इम्पैक्ट है, मैं मानता हूँ, मतलब रीजंस वी कैन असाइन, बट द थिंग इज कि आखिरकार एक जो एक दशक से 2 दशक से जो उनका प्यार था भारतीय बाजारों से या फिर इमर्जिंग मार्केट से, वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता सर देखो, एक चीज़ उसका सिंपल रीज़न है, आपकी जेब में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया पड़ा है, या जो भी आपकी जेब में जो भी एक्स्ट्रा मनी पड़ा है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप अपना भला देखोगे या दूसरे का चेहरा देखोगे कि मैं इसके चेहरे पे स्माइल ले आता हूँ? आप अपना भला देखोगे ना, अपना ही देखता है ना। आज आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, आपको लग रहा है कि मैं रियल एस्टेट में पैसा कमाऊंगा, आप क्यों आओगे स्टॉक मार्केट में? अगर आपको लग रहा है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाऊंगा, तो रियल एस्टेट का एजेंट आपको कितने ही मकान दिखा ले, कितने प्लॉट दिखा ले, आप नहीं जाओगे ना। तो वही चीज़ है। अब एक ज़माने में उनको चाइना बहुत पसंद था, चाइना से जब उनका मन भरा वो इंडिया में आ गए, इंडिया से मन भरा वो कोरिया और जापान चले गए, ताइवान चले गए, जहाँ AI को लेकर वो एडवांसमेंट में लगे हुए थे। तो देखो, कभी FIs इस तरह से सोचते नहीं जिस तरह से हम भावुक होकर सोचते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो मार्केट है, मार्केट में आप कुछ भी कर लो, वैल्यूएशन, DIs का फ्लो, जितनी भी चीज़ें हैं, जिस दिन मार्केट चलना होगा चलेगा, और उसकी जब बाउंस बैक लेता है ना, तो बहुत अच्छा बाउंस बैक लेता है। मैं लास्ट वीक केडिया साहब से मिला, उन्होंने कहा भाई मिड कैप के 70% तक शेयर उनके गिर जाते हैं, और फिर बाउंस होते हैं तो वो 500% तक के रिटर्न देते हैं। आप भी उसी तरह का माइंड फ्रेम बना लो कि भाई जो शेयर गिर गया 70% तक, ठीक है गिर गया, अगर वो सही है शेयर, उसको पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रिव्यू करो, और फिर अगर वो आपको लगता है कि हाँ भाई शेयर ठीक है, तो फिर रख लो, फिर उसको फंडामेंटल अच्छे हैं, हाँ, स्टोरी बढ़िया है, स्टोरी ठीक है, ग्रोथ है, नहीं है। हो सकता है फंडामेंटल थोड़े से डिस्टॉर्टेड हो गए हो, और 70% गिरने के बाद तो आपको ये देखना पड़ता है कि कंपनी सर्वाइवल मोड में है, ICU पहुंच गई है, ये जिंदा बचेगी या नहीं बचेगी, केवल उस समय ये स्टडी करना जरूरी होता है। आप 30% 50% तक तो ये सोचते हो कि इसमें ग्रोथ लौट पाएगी या नहीं लौट पाएगी, 10 से 20% पे आप ये सोचते हो कि इसकी ग्रोथ पटरी पर है या नहीं है, 20 से 50% में आप ये सोचते हो कि ग्रोथ लौट पाएगी नहीं लौट पाएगी, और 50 से 70% जब शेयर गिर जाता है तो आपको ये पढ़ना पड़ता है कि ये सर्वाइवल मोड में रहेगी या है, कंपनी है या नहीं है, ये बचेगी या नहीं बचेगी, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है या नहीं है। बिल्कुल, बस तो ये आपको 3 चीज़ पढ़नी है, ये होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा चलो, अब संदीप भाई अब थोड़ा माइक्रो की तरफ लौटते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। क्या क्या देखा आपने? देखा तो बहुत कुछ हुआ भी। मैं शुरुआत करना चाहूँगा IDBI बैंक के साथ। IDBI बैंक में सिर्फ एक खबर आई जिसका इंतज़ार मतलब आई थिंक 4 साल से था। 2022 से ये इनका विनिवेश का या प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस LIC ने शुरू किया था। भैया बोलियाँ आएंगी, फाइनेंशियल बिड्स आएंगी, कई बार खबर आती थी, स्टॉक चलता था, बहुत कुछ होता था। अब बोलियाँ फाइनली आ गई। क्या बोलियाँ आई? जो रिजर्व प्राइस के भी नीचे आई, और स्टॉक की आप हालत देख लो, सबने देखी है एक ही दिन में किस तरह से डबल डिजिट्स में लॉसेस हुए। तो इस तरह से मतलब इस चीज़ को आप ये जो पढ़ने लिखने की आप बात कर रहे हैं ना, कि इस चीज़ को बहुत आप ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए कि आखिर जब कोई स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर रीज़न या किसी एक न्यूज़ की वजह से चलता है ना, तो उस न्यूज़ को आपको ट्रैक भी करना चाहिए। उसके पीछे का जो मेन हाईलाइट है ना, जो मेन चीज़ है, उसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या इतना वर्थ एक्चुअली वो है जितनी उम्मीदें लगा के कोई बैठा हुआ है। जैसे हम IFCI की बात भी करते हैं, NSE का IPO का ट्रिगर 10-11 साल से स्टोरी चल रही है कि इनके पास SHCIL के जरिए क्रॉस होल्डिंग है। खैर अब वो फ्रक्टिफाई होता हुआ दिख भी रहा है, स्टॉक मूव करता भी, लेकिन हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा। तो आप कोई भी जब न्यूज़ ड्रिवन कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में थोड़ा गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी हवाबाजी है उसमें क्या एक्चुअली उतना वर्थ है भी वो चीज़। वैसे भी ना एक चीज़ संदीप भाई, मैं एक चीज़ हमेशा जानता हूँ जो मैंने स्टॉक मार्केट में सीखी है, या तो आप इतने स्मार्ट प्लेयर हो कि IFCI की न्यूज़ को ठीक से प्ले कर सको, उसका स्टेक है, स्टेक की वजह से चला, उसको पैसे मिलेंगे और वो उस पैसे का क्या करेगा। आज तक IFCI ने ऐसा कोई ग्रोथ नहीं दिखाई एज एन कंपनी कि जी ये कह सके जी बहुत तगड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल वर्ल्ड की बहुत तगड़ी कंपनी है। नहीं, आप ऐसी कंपनी को एक पैसा मिल जाएगा, ब्रीदर मिल जाएगा, सरकारी कंपनी है, ब्रीदर मिल गया, चलो जी पैसे आ गए उसके NSE के स्टेक बेच के। एसेट बेचने वाले को आप कितना अच्छा मानते हो? अपने घर के आसपास कोई मकान बेच के चला जाता हो, किराए के घर में चला जाता है, लेकिन 2 करोड़ रुपए ले लेता है, आप उसको मानते हो कि वो सही में अमीर है? तो इसी तरह से IFCI है। कब तक चलेगा 2 करोड़?
वो 2 करोड़ कब तक चलेगा? जिस आदमी की नियति ये है, जिस आदमी की सोच ये है कि मैं कमा नहीं पा रहा हूं, तो मैं इस चक्कर में बेच रहा हूं चीजें। उसकी रेगुलर इनकम नहीं है। एग्जैक्टली तो मुझे तो वही अच्छी कंपनियां लगती हैं जो रेगुलर इनकम कमा लें। हाँ, जिनको स्पेशल डिविडेंड मिल जाए, या आईएफसीआई के निवेशकों को मिल जाएगा, कुछ स्पेशल डिविडेंड मिल जाएगा, स्पेशल पैसा मिल जाएगा, कुछ 2-4 प्लान वो बता देंगे कुछ समय के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत जो ब्लिप आता है वो आ भी गया कुछ हद तक। तो ऐसी चीज़ों पर आप थोड़ा, अगर आप स्मार्ट हैं, आप लोगों में से जो स्मार्ट हैं वो प्ले कर लें, जो नहीं कर पाएंगे वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के चक्कर में ना 1-2 क्वार्टर की गेम रहती है वो। अब जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, एक स्ट्राइड सार्को लैब करके कंपनी हुआ करती है, उस कंपनी ने अपना एक बिजनेस बेचा था फाइजर को, आपको याद होगा, स्टार के नाम से फेमस थी वो। स्टार के नाम से, अभी भी फेमस है, लिस्टेड कंपनी है। उसने अपना फाइजर को बिजनेस बेचा था और उसमें 700 रुपए का डिविडेंड आया था, स्पेशल डिविडेंड आया। स्पेशल डिविडेंड 700 रुपए का। उसने डिविडेंड देने के बाद भी ये लग रहा था कि इनका एक मेन बिजनेस चला गया, लेकिन डिविडेंड देने के बाद भी उस कंपनी ने बहुत अच्छे से अपने को खड़ा किया और दोबारा से उन्होंने अपने बिजनेस डेवलप कर लिए। तो या तो ऐसी कंपनी हो जहां पर कि आप स्पेशल डिविडेंड का भी फायदा उठा लो और आप पैसे भी बना लो, या फिर ऐसी कंपनी हो जहां पे स्पेशल डिविडेंड मिलेगा एक बार और फिर खत्म। वेदांता ने जितने डिविडेंड दिए हैं 700 रुपए तक में, लोग कह रहे हैं मेरे फ्री के शेयर पड़े हुए वेदांता के। तो याद है मैंने आपको 250 रुपए पे बात की थी कि वेदांता को देख लेना एक बार, इसमें स्टोरी पकड़ी है। तो मैंने तो कोविड के टाइम पे 93 पे भी देखा है। एग्जैक्टली मैंने 68 रुपए पे भी देखा है। हाँ। तो वो खैर दिन ही अलग थे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब देखिए, एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपर्ट में राय देकर चले जाते हैं, भाई वो 1 घंटे के लिए आए हैं, आपसे जुड़े हैं, आप 1 घंटे को 24 घंटे मान लेते हो, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये मार्केट वो वाला मार्केट नहीं है कि 1 घंटे की राय आपको 24 घंटे तक वैलिड रहेगी। कुछ घंटों तक भी वैलिड रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। आजकल नेताओं के स्टेटमेंट 24 घंटे में 24 आ रहे हैं, तो राय कैसे 1 घंटे में एक वैलिड हो जाएगी। अच्छा, एक मैंने अर्बन कंपनी देखा। अर्बन कंपनी में काफ़ी लोगों का ना आईपीओ के टाइम पे मिस हो गया होगा, बहुत बढ़िया सब्सक्राइब हुआ था, कई लोगों को मिला ही नहीं। तो ये आई थिंक 103 रुपये का इशू प्राइस था और 103 वाला ये डबल हुआ, 201 रुपये तक जाके आया। उसके बाद वापस करेक्ट होने के बाद ना अभी इस हफ्ते 110 पे खड़ा था। इनका खुलना था 6 महीने का लॉक इन आईपीओ वाला, वो लॉक इन खुला और आप इमेजिन कीजिए कोई एक तैयार खड़ा था माल लेने के लिए, और अच्छा खासा लॉक इन खुला था उनका। आई थिंक 66% स्टेक ओपन हुआ था ट्रेडिंग के लिए। कौन था वो? एसबीआई म्यूचुअल फंड, अच्छा, जिसके पास पहले से ही होल्डिंग थी इनकी। मतलब कोई इतना अपॉर्चुनिस्टिक कैसे हो सकता है कि आपको पता था आईपीओ लॉक इन खुलेगा, उस दिन इनका बड़ा माल बिकने के लिए आएगा या फिर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और आप बैठे थे वहाँ पे, कहते हैं ना घात लगा के बैठे हुए थे। वो तो संदीप भाई, उसमें पता क्या होता है, उसमें तो कंपनी का मैनेजमेंट, भाई कंपनी के मैनेजमेंट को भी अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन करके रखनी होती है। तो वो पहले से ही, जब उनको पता होता है कि फलाना इन्वेस्टर हमारा एग्जिट करने के मूड में है, तो वो एक दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ के रखते हैं। अगर कोई स्मार्ट मैनेजमेंट है तो वो शायद उन्होंने ये किया है, और उन्होंने एक स्मार्ट मैनेजमेंट की तरह एक दूसरा बड़ा इन्वेस्टर ढूंढ के रखा, और पहले ने माल बेचा, दूसरे ने खरीद। नहीं, इन्वेस्टर कोई एरा गैरा नहीं है ना, हाँ, एसबीआई वो म्यूचुअल of फंड course, है। वो तो और देखिए आप देखिए 94 करोड़ शेयर थे जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हुए, 66% स्टेक इनका। और उसी दिन, मैं तो टाइमिंग के ऊपर मैं कह रहा हूँ, चलो एसबीआई म्यूचुअल फंड बड़ा नाम है, टाइमिंग देखिए, उसी दिन बल्क डील के जरिए एनएससी पर भी बीएससी पर भी उन्होंने माल लिया। उस दिन शेयर में देखिए 3% नीचे था वो शेयर, 16 तारीख की बात है। उसके बाद देखिए अगले दिन किस तरह से स्टॉक में देखिए 127-130 रुपये तक का जंप आया। तो 200 वाला शेयर 100-110 पे वापस आया, लॉक इन खुला, इक्विटी आपको वॉल्यूम मिलेगा, बाजार में खुला मिलेगा खेलने के लिए, और आप देखिए उस दिन आपने कैसे मौका बनाया। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा कहते हैं ना कि ध्यान में रखा करिए, कैसे स्मार्टली कैसे किया जाता है चीज़ों को। हम कहते हैं कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कर रहा है ना कोई, उसको देखिए कुछ समझना बूझना भी चाहिए कि कोई स्टॉक अगर सच में अच्छा है, वैल्यू है उसमें, तो ये मत वेट कीजिए कि कोई आएगा उसको उठाएगा तो हम उसमें पैसा लगाएंगे। आप अपने पोर्टफोलियो साइजिंग को थोड़ा सा ना सही से मैनेज कीजिए। जैसे हम पोजीशन साइजिंग करते हैं ना किसी ट्रेड में, ऐसे पोर्टफोलियो साइजिंग भी कीजिए। आप मैक्सिमम 20-25 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जिनको देख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई क्या करेगा। लेकिन फिर भी आप थोड़े थोड़े ऐसे स्टॉक जिनमें आपको वैल्यू लगती है ना, जो अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरीज होती हैं, उनको ज़रूर आप रखिए अपने जहन में, देखते रहिए। सारे स्टॉक्स तो आप नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल। अगर मतलब 100 भी मैं मान के चलूँ कि मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप हैं, तो अच्छी जो कंपनियां हैं ना उनका कुछ स्टेक आप या फिर जो कुछ पढ़ाई लिखाई है ना आप ज़रूर करिए। इस स्टॉक को मैंने मतलब काफ़ी कीनली देखा।
एक ना आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के शेयर्स भी देखना, क्योंकि हो क्या रहा है, देखो इस समय आपदा में अवसर वाली बात कि भारत सरकार का अब जब ये युद्ध समाप्त होगा तो भारत सरकार क्या सीख लेना चाहेगी या दुनिया भर की सरकारें क्या सीख लेना चाहेंगी। जो एनर्जी डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिया तो कुछ ज़्यादा ही है, 80 to 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी ज़रूरत का, लेकिन जो एनर्जी डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना है कि भैया सूरज, हवा, इनसे बिजली बना लें तो कम से कम पावर की डिमांड तो पूरी होगी। पावर की डिमांड पूरी होगी तो आप ईवी पे भी फोकस कर लोगे, बैटरी बना लो, फिर आप एक काम करो कि अपनी गाड़ियां भी और स्कूटर सब अपनी ईवी पर चलाओ, ताकि आपका जो ईंधन है वो एटलीस्ट इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही रह जाए। और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी वो जनरली आप देख रहे हो ना, अभी स्टील कंपनियां जैसे यूरोप में है, वो पहले ब्लास्ट फर्नेस पर रहती थी, इलेक्ट्रिक पे अब वो EAF इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस पर जा रही है। तो ये एक थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, आपको जमाने में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यही एक चीज़ है, यहाँ पर शायद सरकार सोचेगी कि भाई विंड और ग्रीन एनर्जी जहाँ पर कि हमारा पूरा फोकस पहले भी था, उसको दोबारा से फोकस में लाया जाए। सरकार ने ना कुछ कुछ सीख लेनी शुरू कर दी है इस जंग से। हाँ। अब आप कहेंगे कैसे? आप देखिए पिछले 2 हफ्ते में कुछ 1.25 लाख नए PNG कनेक्शन जुड़े हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब LPG, आपने कहा ना 80-85% हम अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी LPG रिक्वायरमेंट का 65% इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार ने अब मौका लेकर लोगों से कहना ही शुरू कर दिया कि आप LPG से PNG में शिफ्ट हो जाइए। मुझे आज कोई सज्जन थे कह रहे थे कि भैया अगर LPG की सप्लाई में दिक्कत आएगी तो LNG में भी तो आएगी। हम कौन सा यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटीज़ हैं। मतलब फेयर इनफ आपका। तो बोलो फिर ये क्यों शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ब्लैक में नहीं लेना पड़ेगा ना। नहीं, ब्लैक की बात नहीं है। बात ये है कि आप, ये एक मौका है, जब आप किसी को कहेंगे तो आपकी बात मानेगा, सुनेगा, या उसे फील होगी हाँ यार ये मेरे भले के लिए कह रहा है या मेरा इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है। वैसे कोई कहेगा सिलेंडर आता है, ठीक है, सिलेंडर बंदा छोड़ देता है, हम पैसे दे देते, चल रहा है, क्यों मैं शिफ्ट करूँ, PNG में क्यों लगवाऊँ। लोग ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते या बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं करना चाहते। ये वो मौका है जब आप PNG पे लोगों को शिफ्ट करवा देंगे ना, तो LPG वाला जो डिपेंडेंस है वो आपका कम होना शुरू होगा। सरकार उस चीज़ को कट करना चाहती है। अब ऐसा नहीं है, जैसे क्रूड रिफाइन होता है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वैसे ही LPG ब्यूटेन प्रोपेन से बनती है, वो भी वही प्रोसेस है। लेकिन आप फिर बाकी प्रोसेस प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। LPG वाला क्या है ना कि OMCs को अंडर रिकवरीज होती हैं, वो वाला पार्ट आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ता है, या तो फिर उनकी बैलेंस शीट पे दिखता है जब वो रिजल्ट्स आते हैं। तो उस चीज़ से सरकार कहीं ना कहीं निकलना चाह रही। अब आप इस पूरे जंग वैसे में भी संदीप भाई, मेरा एक सवाल ये भी है कि देखो, आप मान लो LPG सिलेंडर लेते हो, मैं PNG कनेक्शन लेके बैठा हूँ घर में। अब देखो गैस होगी तो दोनों को मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। हाँ, मेरे को थोड़ा जल्दी मिल जाएगी क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट पाइपलाइन से आ रही है। आप सिलेंडर, लाइनों का चक्कर नहीं है, आप सिलेंडर लेके घूम रहे हो। अच्छा, अब मेरे को अगर बंद हो गई, बंद आपकी भी है, आप सिलेंडर खाली लेके घूम रहे हो, होती तो आप क्यों लेके घूमते। दोनों की बंद हो गई, अगर चालू हुई तो मुझे ब्लैक नहीं देना। अगर चालू 20% 50% होती है अब तो मुझे ब्लैक नहीं देना, मेरे घर पे जो आ रही है वो आएगी और उतनी क्वांटिटी आएगी। आपको सिलेंडर लिया आपने, आपको पता है बॉस ये 14 किलो के करीब का होता है ना सिलेंडर, एक 14.2 kg का होता है ना। तो आपको ये पता कि ये 14.2 का पूरा भी मिला है आपको। अच्छा, आपने ब्लैक में भी दिया, तो आप क्यों करोगे काम? फिर क्या लग रहा है? तो आप सीधा बोलोगे मैं क्यों इतने झंझट में पड़ूं, भाई PNG कनेक्शन लेता हूं, सिंपल जाता हूं। आप छोड़ दो वो सरकार की कैलकुलेशन कि सरकार, कंपनी, वो तो कोई अपना ही भला सोचता है हर आदमी। नहीं, ना सरकार आपके भले की सोच रही है, ना मैं किसी सरकार की सोचूंगा। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मौका अच्छा, टाइमिंग अच्छी है। हाँ, लेकिन अगर LPG से PNG में शिफ्ट कराना है ना, क्योंकि उस सज्जन ने मुझे बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बोले कि अगर LPG की सप्लाई हिट होगी तो LNG भी हिट होगी। बिल्कुल होगी, जहाँ से आपकी PNG बिल्कुल वो होती है, मतलब फेयर इनफ। लेकिन ये मौका अच्छा है इस शिफ्ट अच्छा, करवाने के लिए। सिलेंडर कंपनियों का क्या होगा फिर? ये जो कॉन्फिडेंस पेट्रो और ये जो EKC एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, इनके बिजनेस पर कोई हिट आ रहा है? खत्म थोड़ा हो रहा है मित्तल साहब। नहीं, खत्म नहीं हो रहा, बट फिर भी कितने आए? 1.25 लाख आए 2 हफ्ते में। अच्छा चलो, बट आगे धीरे धीरे करके एक सीख तो आई। अब हो सकता है शायद, देखो जब नोटबंदी हुई थी तो डिजिटल मनी कोई नहीं यूज़ करता था, इवन मैं भी यूज़ नहीं करता था। मैं जब से डिजिटल पर शिफ्ट हुआ, अब मेरे को वॉलेट रखना ऐसा लगता है जैसे मजबूरी। पर कैश के ट्रांजैक्शन तो अभी भी हो रहे हैं।
बहुत कम, मतलब मेरी साइड, अब जैसे मैं अपने को एक आम आदमी मान के चलता हूँ कि भैया एक आम आदमी हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ तो बहुत सारे आम आदमी नहीं कर रहे तो होंगे। आपके यूपीआई के ट्रांजैक्शन ही तो हाँ, बढ़ गए, UPI कैश तो उतना ही इकोनॉमी में अभी हाँ, भी। वो इकोनॉमी में वो कैश है। मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, एक वॉलेट रखने की आदत जो कि कितने सालों से चली आ रही थी वो इन खत्म हो सब गई। की जो सिल्वर लाइनिंग है ना, हाँ, वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। अब देखो, आपको जो चीज़ लगता है ना कि मेरी सुविधा है यहाँ पे, मेरे को फायदा या मुझे सहूलियत है, लेकिन कंफर्ट जोन से उठाने के लिए एक झटका चाहिए होता है, उसी झटके की मैं बात कर रहा ये झटका वही है। हूँ, उसी झटके की मैं बात कर रहा हूँ। ये झटका अच्छा है, हाँ, बदलना कुछ नहीं है। हाँ, एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट कराने का मौका अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, एक जो ये अब सरकार को एक चीज़ और समझ आई होगी कि भैया गैस और तेल के भंडार अपने यहाँ रिजर्व जरा बना के रखो, कब कौन सी स्थिति पैदा हो जाए। 140-50 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ तो पूरी करते करते रिजर्व, मतलब कितने दिन में कितने जल्दी खत्म हो जाएंगे। 400 बिलियन बैरल का वो रिजर्व छोड़ा था उन्होंने, आईईए ने। अगर इंडिया के लिए ही छोड़ दे तो इंडिया तो इतना जल्दी खत्म कर देगा। देखिए, पिछली जो क्राइसिस आई थी ना, उसमें और इस वाली में अंतर ये है कि हमने क्रूड के भंडार बनाने शुरू किए, क्रूड का रिजर्व रखना शुरू किया। उस समय क्या था, क्रूड के प्राइजेस उछले थे। हमारे लिए दिक्कत ये थी कि हमारे लिए पेमेंट करना, हमारा रुपया कमजोर हो रहा था, सीएडी पे असर आ रहा था, इसलिए हमने क्रूड के रिजर्व्स बनाने शुरू किए। प्राइस वाइज इम्पैक्ट इस बार सप्लाई वाइज इम्पैक्ट है। प्राइजेस में तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इस बार दिक्कत है कि सप्लाई ना अगर रुक आपके पास अगर रिजर्व होते तो आप ठीक है, आप ढूंढते कि भाई मेरे घर का गेहूं खत्म हो रहा है या तेल खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे पास 20 दिन का तो है, 50 दिन का तो है। गवर्नमेंट ने भी बोला कि हमारे पास इतने दिन का है। लेकिन बात यह कि अगर रिजर्व आपके पास ज़्यादा बड़े होंगे तो आपको टेंशन तो नहीं होगी। इस बार का अंतर क्या है, एक तो प्राइस की जगह सप्लाई वाला है, दूसरा आपने पिछली बार सीख ये ले ली थी कि क्रूड हमें ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, गैस के बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचता था। अब आपके पास क्रूड के रिजर्व तो हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास क्रूड का रिजर्व खत्म हो गया या फिर मारामारी वाली सिचुएशन आ गई। अब गैस के ऊपर फोकस आएगा। जब क्रूड वाली दिक्कत आई थी, जब हमारा रशिया वाले से हमने बढ़कर आगे खरीदना शुरू किया, आज से एक दशक पहले हम 27 कंट्री से क्रूड खरीदते थे। आज वो नंबर 8-10 हो गया, आज वो नंबर 40 है। 40 है। हाँ जी, जो 27 कंट्री से हम क्रूड नहीं, पर खरीदते थे। मेजरली तो इनका जो मैं देख रहा था कि यूएस से भी इतना नहीं है, सऊदी अरब और अपना रशिया से हम अपनी रिक्वायरमेंट का करीब 35-40% खरीद रहे थे, सऊदी अरब से, और बाकी तो सब एक एक मिलियन बैरल। मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, जरूरत diversification पड़ने में पर आपका किसी के साथ रिलेशन, ट्रेड हाँ, रिलेशन है, तो जहां हम 27 कंट्री से खरीद रहे थे या फिर 27 प्रोड्यूसर से खरीद रहे थे, अब हम 40 से खरीदते हैं। तो आप डाइवर्सिफाइड हैं इन टर्म्स ऑफ क्रूड। वो डाइवर्सिफिकेशन गैस वाइज नहीं है, एलएनजी वाइज नहीं वो है। कतर पर अब आप काफी देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का बयान आते हैं ना, अब वो कह रहे हैं कि और भी जगह अवेलेबल हैं, हमारे पास और भी विकल्प हैं, क्योंकि अभी हमारा 47% एलएनजी का लेकिन खाड़ी देशों से आ रहा है। गैस में दिक्कत ये है ना कि आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, मैं तो ये कह पाइप रहा वाली हूं कि- कंपनियों को ले लें। मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस हाँ। और ऑस्ट्रेलिया हम्म, और भी एक दो देश हैं जो हम विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हाँ। तो जो पिछली बार के क्राइसिस में हमने ये सीखा था कि हमें अपने क्रूड के रिजर्व्स बनाने चाहिए और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वो इस बार के बाद जो आप सीख की बात कर रहे हैं ना, वो सीख ये होगी कि हम अपने गैस के जो रिजर्व्स हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे कि और किन किन देशों से हमारे पास गैस आ सकती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब इस कड़ी में एक कंपनी है, मैं आपको गैस और ऑयल की जो ये रिजर्व वगैरह का एक काम करती है, एजी लॉजिस्टिक्स, वो थोड़ा पढ़ लेना। वो कंपनी जून तक अपने और कैपेसिटी बढ़ा रही है, पढ़ लेना एक बार वीकेंड में, सामग्री अच्छी है। आई थिंक इसी तरह का ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बिजनेस या इसी लाइन में लिंडे इंडिया है। आप उस स्टॉक की ना ग्रोथ की जर्नी देखिए, मतलब वो हाँ, वो कोविड के समय पर चला था, जब उन्होंने वो गैस वगैरह दी थी, उस समय बिजनेस उनका अच्छा चला था। 5 साल पहले आप देख रहे हैं, 21 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चार्ट देख रहा हूँ, इसका 1650 रुपये था। और थोड़ा जाओ डीप नहीं, में, मैं अगर सिर्फ 5 ही साल की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जाइए। मैं 5 साल की ही बात कर रहा एक हूँ। बार 2020 देखिए, 2020 नहीं 20 देखिए। वो तो 21 का तो मैंने अभी देखा, 20 में देखिए 700 रुपये था, हाँ, और आज ये 7000 है। 7000 है। ये होती है स्टोरी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 3 फिगर में देखा हुआ है, और शायद मुझे ऐसा याद है कि मैंने 300-400 रुपये में देखा है, मुझे मतलब जो याद है। मैं 700 भी, कि मैंने तो खैर बहुत सारे शेयर ऐसे देखे हैं 2004-5 से हूँ मैं मार्केट में, कि आप सुनेंगे तो रेट हंसेंगे कि कहाँ क्या देख लिया।
और अब उनके मुझे बीएससी याद आ रहा है, हाँ BSc 400 रुपये पे मैंने, याद है मुझे। 500 रुपये पे बीएससी मैंने लिया खुद। हाँ मैं 2020 की बात कर रहा हाँ हूँ। ये 500 रुपये, ये आज वाला 500 नहीं है जिसका हाँ 3000 हाँ, हो ये गया। तो ये एडजस्टमेंट पहले वाला 500 है, पहले इशू वाला, प्राइस वाला, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो आईपीओ आया ही था। हाँ हाँ हाँ। नहीं है मेरे पास अब। इन्वेस्टर होते तो यहाँ नहीं होते। बस वही वाली बात है। चलिए, लेकिन हाँ, चल। स्टोरी अब आप कहेंगे ना ऐसा ही एग्जांपल, जब जैसे मैंने आपको कहा वेदांता 93 78 पे तो टाटा मोटर्स कईयों ने देखा, कईयों के जीवन में ये पल आए, मतलब कईयों के हंसते हुए, कईयों के रोते हुए। लेकिन मैंने आपको बताऊं, बजाज फाइनेंस भी मैंने एक समय 1600 रुपये में लिया। आज वाला बजाज फाइनेंस नहीं, जो बोनस और स्प्लिट एडजस्टेड वाला 1:10 हुआ, जो वो वाला नहीं, 8000 वाला जो अभी 800 के आसपास है। बिल्कुल याद है 850 सर, वाला। मुझे याद है। मैं वो 8500 वाला 1600 पे मैंने खुद लिया। और छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं एक स्टॉक बताता हूँ, आप सोचेंगे कि वो कैसे हो सकता है। एलोकॉन इंजीनियरिंग देखिए, आप मानेंगे नहीं मित्तल साहब, मैंने शायद आपको बताया भी था। हाँ। एलोकॉन इंजीनियरिंग मैंने 2020 में, जो 391 वाला, ये एडजस्टेड भाव है, मैंने इसको 18 रुपये में लिया था, वाह वाह। और मैंने उसको 22 रुपये में निकाल दिया। और भाई साहब, आप अपने आप नहीं को 22 18 पे लिया, 22 पे लिया, 28 पे निकाला ओके, है, ठीक है। अनएडजस्टेड बता रहा हूँ। ये आज 391 रुपये का भाव है, ये जो शायद 1200 हो गया है। जो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर करेंगे, सोच रखेंगे, ठीक है, 18 का 28 में निकलते हैं हम कई बार, तो हमें खुशी होती है कि हमने बहुत अच्छा तीर मार लिया। लेकिन जब हम उसको 390 पाँव देखते जमीन पे नहीं लग रहे थे। और जब 391 देखते हो तो भी पाँव जमीन पे नहीं लगते हैं, ये भगवान ये मैंने क्या कर लिया। ये चलता रहेगा और ये चलेगा। आपको मैं बता दूं, जितनी कंपनियां हैं लार्ज कैप की, L&T उठा लो, ITC उठा लो, इन्फोसिस उठा लो, TCS उठा लो, और कोई भी उठा लो, HDFC बैंक उठा लो, उनके जो प्रमोटर थे जिन्होंने बनाया, उन्होंने अपना स्टेक जल्दी बेच दिया। अगर आज वो बेचते, या और अब तो चलो मार्केट गिरा हुआ है आजकल 1 साल से, अगर वो 1 साल पहले बेचते तो क्या वैल्यू मिलती। उन्होंने इसमें सबसे ज्यादा तो इन्फोसिस के ऊपर आता है। इन्फोसिस के ऊपर आता 5 प्रमोटर थे, 5 प्रमोटर थे। आज अगर बेचते तो क्या वैल्यू बनती। तो अगर हम इन्फोसिस में ही अगर देखें कि लॉस खाने वाले सबसे बड़े कौन है, तो वो प्रमोटर ही हैं उनके। सबसे बड़ा रिग्रेट ही उन्हीं को होगा, आई थिंक। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर आपके रिग्रेट हैं, हमारे तो छोटे मोटे रिग्रेट होंगे, हजारों में, लाखों में, उनके तो करोड़ों में जाकर निपटेंगे। खैर, ये चलता रहेगा। इसमें अगले हफ्ते कुछ नहीं, अगले हफ्ते देखो डोनाल्ड ट्रंप और बाबूजी की जो भी हो जाए कुछ, अगर सेटलमेंट सीज फायर तो अच्छी बात है, संकेत दे ही दिए थे उन्होंने। और बाकी डेटा आप बताओ, कोई डेटा आ रहा है? लिस्टिंग विस्टिंग है आईपीओ की। बाकी तो अच्छी चीज बताता हूँ एक आपको। हाँ, 26 तारीख को बाजार बंद है। नहीं वो तो मैंने शुरुआत में बोला था। अच्छा, अभी नहीं बोला था, 4 ट्रेडिंग डेज हैं। हाँ हाँ, 26 तारीख को रामनवमी है। हाँ, रामनवमी है, तो एक दिन तो बंद होगा। एक दिन तो बंद होगा। वो हमारे लिए रिस्पाइट है। माता रानी मेहर करें कि भाई ये सब युद्ध वुद्ध और ये ह्यूमन लोग जो ये जाने जा रही हैं, ये सब बंद हो, और अब बहुत हो गया, विश्व शांति हो और सबका विकास हो, और बहुत बढ़िया से अब ये नवरात्रा आगे बढ़े। शीतला माता ज़्यादा एक्टिव हो जाए हैं, शीतलता आ जाए सब में, बिल्कुल कामनेस आ जाए हैं। बिल्कुल कामनेस आ जाए और सब कुछ मंगलमय हो। और अगले बृहस्पतिवार के बाद, जब हम अगले शुक्रवार को जब शो की समाप्ति कर रहे होंगे सारे शोज़ की, तो हमें ऐसा लगे कि हाँ, निफ्टी ग्रीन है। भाई नवरात्रों की शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई। कहाँ बढ़िया हुई भाई 300 पॉइंट निफ्टी तो ऊपर था। पहले ही दिन तो नवरात्रे के गिरा है। अरे छोड़ दीजिए ना उसको, वो तो सबसे बड़ा कार्नेज ही बृहस्पतिवार को हुआ महाराज। शुक्रवार को देखिए, शुक्रवार को देखिए। अच्छा, चलिए शुक्रवार। अच्छी चीज़ है। अच्छा। आप फ्राइडे अगले की बोल रहे थे, मैंने यही किया, फ्राइडे की बात कर ली। थर्सडे को क्यों याद कर रहे हैं आप? थर्सडे तो 4 याद दिन करने पे भारी पड़ा था, दिन नहीं था वो, भूल जाइए, भूल जाओ। माता देखो ऐसा होता है, माता रानी ने आपको चीजें सस्ती दिलवा दी। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता यार। माता रानी ने, जो लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे माल नहीं ले पाए, थर्सडे को सबको दिलवा दिया कि भैया ले लो जिसको लेना है। अब बाकी उनकी रिटर्न वाली बात है। आशावादी इंसान मैंने नहीं देखा। भाई जिनके पोर्टफोलियो में जो हुआ उस दिन, वो अब देखो संदीप भाई, कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो रखे तो हुए छोड़ दो, जो मिल रहा है रखे छोड़ सामने दो। उसको देखो। देखो
वर्ल्ड वॉर हुआ, परमाणु बम छूट गया तो वैसे भी नहीं बचने। पोर्टफोलियो रख लो या बैंक में रख लो, क्या फर्क पड़ना है। नहीं ईरान के पास मकान नहीं बना है। लो, 1 फ्लोर का बना लो, 4 फ्लोर का बना लो, क्या बचना नहीं है। ईरान के पास नहीं है न्यूक्लियर बम। नहीं ईरान के पास नहीं है, लेकिन किसी जिन पे हैं वो किसी ना किसी दिन छोड़ देंगे। नहीं वो उनका कह रहे हैं कुछ हमें भी बुलाओ, हम भी लड़ना हाँ, चाहते हैं। लड़ना चाहते हैं। तो अब ये जो भी है, अब देखिए अगर बचे तो ठीक है, युद्ध रुक गए तो आपकी एसेट जैसी है वो रिटर्न दे देगी, और नहीं बचे तो ठीक है, जहां भी है वो वैसे भी उसका कोई फायदा नहीं उठना। तो मजे करो, वीकेंड मनाओ आराम से। और नेक्स्ट वीक देखो मार्केट में 22 दिन, मैं फिर बता रहा हूँ, 22 दिन के बाद युद्ध का इम्पैक्ट खत्म होने लगता है, चाहे वो युद्ध किसी भी गति में जा रहा तो हो। 22 दिन तो हो गए। 22 दिन हो गए, तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दो, काम धंधों पे ध्यान दो, मजे करो। संदीप भाई और कुछ ना बस हो गया? चल इससे बढ़िया एंडिंग क्या हो सकती है। बस चिल करो, सब ठीक होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। आज के एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।